आज के दौर में वेक्टर जनित बीमारियों ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना आतंक फैलाया हुआ है। पिछले 50 सालों की बात करें तो वेक्टर जनित बीमारियों में डेंगू ने सबसे तेजी से अपने पांव फैलाए हैं। नतीजा, दुनिया की आधी से अधिक आबादी रिस्क पर है। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मेक्सिको, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में तो बड़ी आबादी इस बुखार की चपेट में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े कहते हैं कि दुनिया भर में हर साल 50,000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आते हैं और 30,000 से ज्यादा की मौत इस बुखार की वजह से हो जाती है। यह आंकड़ा भयावह है और लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ का बुखार इस रूप में भी जाना जाता है, जो भारत ही नहीं दुनिया में तकरीबन 100 से अधिक देशों में अपना पैर पसार चुका है। आज हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम हेल्थ इंडिया में बात करेंगे वेक्टर जनित बीमारी डेंगू बुखार की, इसके कारणों की, इसके लक्षणों की, इसके बचाव और एहतियात की। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे जो कि एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अनिल गुरटू, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। और इसी के साथ मेरे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, आप मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुरेश, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही, हम जानते हैं कि हालांकि मैंने अपने इंट्रो में बता ही दिया कि ये किस तरीके से अपने पांव पसार रहा है और जो WHO के आंकड़े बता रहे हैं कि अगर 50,000 से ज़्यादा हर साल इस तरह के मामले आ रहे हैं दुनिया भर में और 30,000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, तो क्या हम माने कि पिछले कुछ सालों में डेंगू और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है? और इसके साथ ही जो मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ होगा कि आसान भाषा में लोग ये भी समझें कि डेंगू है क्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये जाने कि जो वायरस है, डेंगू वायरस जी, ये 4 तरह का होता है, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। जैसे कि WHO ने कहा कि ज़्यादातर कंट्रीज़ इस बीमारी के चपेट में हैं, और क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, सबसे पहले अफ्रीका में काफ़ी केसेस आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बड़ी संख्या में इसके मामले सामने आए, और हर साल जो ये डेंगू का वायरस है ये अपना स्वरूप यानी कि अपना डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस जो है वो देखने को मिलता है। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये एक मच्छर के द्वारा होता है। और हमने देखा है कि शुरुआत इसके 3 फेजेज होते हैं। पेशेंट को शुरू में फेब्राइल फेज कहते हैं कि पेशेंट को पहले बुखार होता है और बुखार की वजह से उसको बहुत तेज़ दर्द होता है। इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इससे मांसपेशियों में, मसल्स में, सिर में, आंखों के पीछे, जिसको रेट्रो ऑर्बिटल हम पेन कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज़ दर्द होता है। और जब पेशेंट्स का प्लेटलेट कम होता है तो शरीर में लाल रंग के दाने या निशान या हेमरेजिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। सो इसकी जो फेजेज हैं डिजीज़ की, फीवर का फेज होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक फेज होता है, देन रिकवरी फेज होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक वो पेशेंट जिनको कि साधारण डेंगू हम कहते हैं, सिंपल डेंगू फीवर होता है, जिसमें कि पेशेंट रिकवर हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ साथ दूसरा है जो भयंकर डेंगू यानी कि सीरियस डेंगू जिसको हम कहते हैं, जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है और उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। और क्योंकि ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, मच्छर के द्वारा ये ट्रांसमिशन होता है। जब भी बारिश होती है, जब भी वाटर स्टेग्नेशन होता है, जहाँ पर भी ये मच्छर का जो लार्वा होता है उसकी वजह से तेज़ी से मच्छर पनपते हैं। और वो जो वायरस है जब भी किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उसके बाद काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो जो वायरस है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको टाइम से हम पहचानें। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर मच्छर काटता है, डेंगू का जो मच्छर है वो दूसरे उस व्यक्ति से भी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। डॉक्टर अनिल, यहीं पर मेरा सवाल आपसे है कि ये एक कम्युनिकेटिव डिजीज़ है, हम माने इसे, और जिस तरीके से अगर कोई डेंगू का मरीज़ है तो अगर परिवार में है, घर में उसका इलाज चल रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बाकी सदस्यों से उस व्यक्ति को अलग थलग रखा जा सके और ये बचाव किया जा सके ताकि संपर्क दूसरे व्यक्तियों से ना हो और उन्हें भी कम से कम डेंगू ना हो। हाँ,
लेकिन इसको अगर हम ठीक से परिप्रेक्ष्य में ढालें तो ये ट्रांसमिशन उतना गंभीर और ज़्यादा नहीं है जैसे कि कोविड में हमने देखा था कि घर में एक को हो गया तो उसको बिल्कुल अलग, बिल्कुल यही समझना चाह रही थी। आइसोलेशन नहीं चाहिए इसमें हमें। ओके। इसमें ये चाहिए जैसे अभी डॉक्टर सुरेश ने कहा कि जिसको बुखार है और उसके अंदर वायरस आया हुआ है खून में, अब उस व्यक्ति को अगर मच्छर काटता है उन 4 से 10 से 7 दिन तक, और फिर ये मच्छर घर में किसी और को काट लेता है, तो ये मच्छर के माध्यम से एक संक्रमित से दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा। तो ये हवा से नहीं फैलता जैसे कोविड था, तो उतना नहीं है संक्रमित गंभीर और ज्यादा। तो बाकी लोगों को बचाव करना है मरीज से नहीं, मच्छर से। बिल्कुल, यानी दोनों को करना है। फुल स्लीव्स के पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, और मच्छर से जो बचाने वाली DEET के कई सारे क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल कर लें। मच्छरदानी बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल। और घर के अंदर जो पानी इकट्ठा है ठहरा हुआ पानी ना रखें और हटा दें, या टेबीफॉस डाल दें अगर नहीं हटा सकते तो मच्छर से बचना है। व्यक्ति जिसको संक्रमण है उससे नहीं बचना है, क्योंकि वो नहीं डायरेक्टली ट्रांसमिट करेगा, मच्छर एक से दूसरे तक फैलाएगा। जी बिल्कुल, और भी पहलुओं पर बात करेंगे डॉक्टर सुरेश, लेकिन मैं एक बात समझना चाहूँगी कि हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं डेंगू के ऊपर कि कैसे इसको नियंत्रित किया जाए, लेकिन नियंत्रण की जगह हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं। क्या चूक हमारी तरफ से है? ये चूक आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि इसके साथ एक बड़ी अजीब सी बात है इस मच्छर के साथ कि ये साफ पानी में पनपता है, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत गंदगी है, जमा हुआ पानी है उसमें पनपेगा। घर में साफ पानी आपके वाटर बोतल में या आपके गार्डन्स में जहाँ पे आप कोई भी प्लांट लगाते हैं या कहीं फ्लावर प्लॉट रखते हैं, वहाँ पर ये हो सकता है। तो ऐसे में ये डेंगू मच्छर पनप ही ना पाएँ, हम ये जो वायरस है इसको रोक पाएँ। क्या इसके लिए आपको नहीं लगता कि अभी तक हमने एक पर्याप्त कदम नहीं उठाए या कहीं चूक रह गई? देखिए, WHO कहता है कि ये जो बीमारी है उसका मूल कारण है कि हम तेज़ी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जी, हम बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, बहुत तेज़ी से आप देखिए कि जो शहरी क्षेत्र हैं, लोग गांव छोड़कर बड़े शहरों में रहना चाहते हैं। सो जहाँ पर भी सिविक कम्युनिटीज़ का इशू आता है, ओवर क्राउडिंग का इशू आता है, सफाई का आता है, जहाँ पर भी सिविक बॉडीज़ हैं, जहाँ पर यदि आपका पानी सही तरीके से उसका निकास नहीं होगा और पानी का वाटर लॉगिंग होगा, और यदि आपकी सफाई नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा जहाँ पर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है बारिश का, और उसकी वजह से ये जो मच्छर का लार्वा है ये पनपता है। सो ये कहें कि इसमें कहाँ पर भूल हुई, इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि लॉट ऑफ अर्बन मोबिलिटी इज सीन, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू द बिग सिटीज़, एंड बिग सिटीज़ इन द मेट्रोज large number of people are residing, and lack of civil infrastructure, lack of proper water drainage. So multiple factors are responsible for this outbreak of dengue, because we have seen that there is a lot of climate change this time. हमने देखा दिवाली से कुछ दिन पहले ही बहुत दिनों तक लगातार बारिश हुई, उसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो लोगों के जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, घर पे या आस पड़ोस में स्ट्रीट्स में पानी इकट्ठा हुआ, जिसकी वजह से मच्छर उत्पन्न हुए, और मच्छर का जो लार्वा है वो तेजी से पनपा। मतलब जरूरत इस बात की है कि ये जितने भी कारण आपने गिनाए इन पर अंकुश लगाना जरूरी है, इनको रोकना जरूरी है। डॉक्टर अनिल, मैं यहाँ पर एक समझना चाहूँगी, जैसे हमने टर्म यूज़ किया कि बोन ब्रेक फीवर, जो इसका हड्डी तोड़ बुखार है। आमतौर पे जब डेंगू होता है तो सबसे पहले तो लोग ये समझें कि ये डेंगू बुखार है या कोई और बुखार है, ये समझ कैसे आएगी? मतलब क्या डिफ्रेंशिएट इसे कैसे किया जाए? और दूसरा कि जब शरीर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो लोग पेन किलर लेते हैं। ऐसे में लोग कोई भी पेन किलर ले लेते हैं, ये कितना सेफ है? और मैं आपसे समझना चाहूँगी इस मामले में, खासकर जब दर्द हो रहा है, तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे? तो पहले दूसरे सवाल को पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा शायद ज़रूरी है। जी, डेंगू में बुखार भी होता है बहुत तेज़, 102, 103, 104, और इसके साथ साथ दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुखार, बहुत ज़्यादा दर्द, ये आम डेंगू के लक्षण हैं। जी, करते क्या है कि ओवर द काउंटर सामने केमिस्ट के पास जाते हैं, वो कॉम्बीफ्लैम या ब्रूफेन ऐसे कोई भी गोली पकड़ा देता है और हम लेने लगते हैं। जी, ये घातक हो सकती हैं, क्योंकि ये सब जो डेंगू में
जब प्लेटलेट गिरते हैं तो प्लेटलेट गिरने से कोई नहीं मरता, लेकिन जब प्लेटलेट गिरते हैं ऊपर से हमने दर्द की दवाइयां ले ली, दर्द वाली, जैसे ये ब्रूफेन वगैरह वगैरह कई सारी ऐसी हैं, तो ब्लीडिंग का चांस, खून बहने का चांस ज़्यादा है जी। तो बुखार और दर्द के लिए सिर्फ एकमात्र इलाज है पैरासीटामोल, दूसरा कोई नहीं है। और अगर है भी तो वो डॉक्टर पे छोड़िए जी, आप मत लीजिए जी। और पैरासीटामोल की जो एक गोली जैसे 500 मिलीग्राम की अगर एक है तो दिन में 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, यानी दो गोली 6-6 घंटे में जी। 500 मिलीग्राम की तो 4 ग्राम हो गया दिन में, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। पैरासीटामोल सेफ है, सुरक्षित है डेंगू में, दोनों बुखार और दर्द के लिए जी। इसको डेंगू के बुखार को और बीमारियों से कैसे अलग देखा जाए, ये थोड़ा कठिन सवाल है, हमारे लिए भी बड़ा कठिन होता है कभी कभी, क्योंकि डेंगू का एक स्पेक्ट्रम है, ये एक ही प्रकार का रूप लेके सामने नहीं आता है, इसके कई रूप हैं। तो एक तरफ तो कुछ भी लक्षण नहीं हुए और मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण दिखते हैं, तो जो सब में ज़्यादा इसके होते हैं, जो अगर हैं वो जैसे डॉक्टर सुरेश ने पहले सवाल के जवाब में बताया था कि तेज बुखार के साथ बदन दर्द बहुत ज़बरदस्त, जब आँख हम हिलाते हैं तो आँख हिलाने से अगर दर्द होता है आँखों के पीछे, वो भी एक लक्षण अगर है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर है तो बहुत तेज बुखार, बहुत जोर का बदन दर्द, आंखों के पीछे आंख हिलाने से बुखार, और अगर चकत्ते पड़ गए आपके शरीर पे, जैसे किसी ने मच्छर ने काट लिया हो, ऐसे छोटे छोटे निशान पड़ गए हो, तो वो भी एक है। इसके अलावा बड़ा मुश्किल है ये कहना कि ये डेंगू है। चिकुनगुनिया में छोटे जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है, हाथ और पैर के जो छोटे जोड़ होते हैं उनमें बहुत गंभीर दर्द होता है, इतना कि सोते वक्त ठीक थे, सुबह उठे तो चलना ही, बिस्तरे से उठा ही नहीं जा रहा, इतना दर्द छोटे जोड़ों में, हाथ और पैरों में, वो चिकुनगुनिया में ज़्यादा होता है। वो यही मच्छर फैलाता है, एडीज। और बाकी मलेरिया है, मलेरिया एक और मच्छर होता है एनोफिलीज, वो फैलाता है, वो भी मच्छर है। और उसका बुखार में 3 चरणों में आता है बुखार। पहले ठंड लगती है, जाड़ा सा लगता है, फिर बुखार आता है, गर्मी लगती है, और फिर पसीना आता है, 1 2 3। तो और ये रोज़ भी आ सकते हैं, हर तीसरे दिन भी आ सकते हैं, तो वो मलेरिया का बुखार की तरफ चला जाता है। बाकी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल डॉक्टर सुरेश, यहाँ पे ये समझना होगा कि जो 2 से 7 दिन का पीरियड होता है जिसमें लोगों को बुखार चढ़ता है उतरता है, आमतौर पे उस दौरान लोग एडमिट होते हैं और 7वें दिन काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं कि बुखार चला गया, शरीर का दर्द चला गया और अब हम ठीक हैं, घर की तरफ चले गए। लेकिन मैंने सुना है कि उसके बाद का जो टाइम होता है 2, 3 या 4 दिन, वो बहुत क्रिटिकल होता है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि वो क्यों क्रिटिकल होता है और उस समय किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि बुखार ठीक हो गया तो हम सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, और हम घर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, अपने काम पे जाना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे गंभीर स्थिति है। जब आपका डेंगू है पॉजिटिव एजेंट और डेंगू के बाद आपका बुखार ठीक हो गया, उसके बाद प्लेटलेट कम होना शुरू होते हैं। उसके बाद जो हमारा जो इसका दुष्प्रभाव है, जो इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं डेंगू के, जिसको हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन भी कहते हैं, जिसमें कि प्लाज्मा लीकेज सिंड्रोम होता है, जिसमें कि प्लाज्मा जो ब्लड का हिस्सा है, प्लाज्मा वो लीक होके बाहर आ जाता है और उसके वजह से पेट में पानी आ सकता है, लिवर में सूजन आ सकती है और ब्लड प्रेशर तेजी से ड्रॉप होता है, ब्लड प्रेशर की कमी होती है, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। तो कई मरीजों में हमें देखने को मिला है कि यदि पेशेंट्स को समय पे इलाज नहीं मिला और उन्होंने लापरवाही की और वो ऐसी दवाइयों का सेवन करते रहे जिससे कि, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने ब्रूफेन खा लिया, इकोस्पोरिन खा लिया या एंटीप्लेटलेट ड्रग्स खा लिया, तो और फर्दर फॉल हो जाता है प्लेटलेट्स का। और ये जो स्थिति है, जब बुखार आपका ठीक हो गया 4 से 5 दिन के बाद, उसके बाद आपको ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि उस टाइम में आपको जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और यदि हमें बीपी कम हो रहा है या यदि ऐसा कमज़ोरी महसूस हो रही है या ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं या टेंडेंसी टू फॉल है, तो तुरंत हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और यदि हम उसमें फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करते हैं, यदि हम सलाइन देते हैं, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ज़्यादातर पेशेंट्स को जब प्लेटलेट कम होती है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता नहीं होती, खाली उनको हम ग्लूकोज देते हैं या उनको सलाइन देते हैं, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 95% पेशेंट्स
खाली फ्लूइड थेरेपी से ही ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल। और क्या इसमें ये भी ज़रूरी है कि जब आप 2 से 7 दिन का बुखार का पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो प्लेटलेट काउंट्स का जो आपका टेस्ट है वो आप एक रेगुलर अंतराल पे कराते रहें? कि कई बार क्या होता है कि वो बहुत डाउन हो रहा है लेकिन मरीज को पता नहीं चल रहा है, तो ये भी ज़रूरी होगा। प्लेटलेट का जो हाफ लाइफ है बहुत कम होता है, जी। तो प्लेटलेट आइडियली डेली होना चाहिए, और जब प्लेटलेट की संख्या 50,000 से कम होती है तो कई बार हम सुबह और शाम दोनों टाइम हम प्लेटलेट कराते हैं, क्योंकि जब प्लेटलेट 20,000 से कम हो गया या 10,000 से कम प्लेटलेट की संख्या हो गई तो हमें ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है, हमें कहीं पर भी क्रिटिकल जो ऑर्गन्स हैं उसमें ब्लीडिंग का खतरा रहता है, कहीं से भी खून का रिसाव हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट्स की मौत हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्लेटलेट की जो संख्या है वो कम से कम दिन में 2 बार मॉनिटर अवश्य करें। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। डॉक्टर अनिल, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि डेंगू के जो वायरस हैं वो 4 प्रकार के हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4। अगर किसी व्यक्ति को पहली बार डेंगू होता है, मान लीजिए वो डेंगू वायरस 1 से ग्रसित हुआ, उसके बाद अगर डेंगू 2, 3 या 4 होता है तो क्या ये संभावना है कि वो पहले से ज़्यादा, उसकी जो सीवियरिटी है वो पहले से ज़्यादा होगी? ऐसी कंडीशन में किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और क्या ये भी संभव है कि जिसको डेंगू एक बार हो चुका है, हालांकि उसकी वायरस 1 से इम्यूनिटी बन गई लेकिन बाद में होने की संभावना बनी हुई है? जैसा आपने कहा कि डेंगू के 4 सब टाइप्स, सीरोटाइप्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 जी। तो एक व्यक्ति को पूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 4 बार डेंगू का इन्फेक्शन लग सकता है, 5 बार नहीं लग सकता, 4 बार ज्यादा से ज्यादा। एक से हो जाने के बाद उसको हम मानते हैं अभी तक कि उम्र भर इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और रहती है, वो बचाव रहता है। तो अगर मुझे आज DEN 1 से अगर हुआ तो मैं उम्र भर प्रोटेक्टेड हूँ, दोबारा नहीं होगा, लेकिन 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो अगर एक हो गया और उसके बाद दोबारा कोई और 2, 3 या 4 में से कोई भी मुझे संक्रमित करता है, तब संभावना बढ़ जाती है कि मुझे एक गंभीर बीमारी होएगी, जैसे कि जिससे ब्लड प्रेशर गिर जाता है। और उसका सिर्फ वही है इलाज, ध्यान रखने वाली बात, कि जब बुखार नॉर्मल हो जाए उससे 2 दिन तक अगर कोई भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, खड़े होने में एकदम से चक्कर आने लगते हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो फिर IV दे के ठीक कर देते हैं। तो इलाज तो है, लेकिन हाँ, पहले होने के दूसरा, तीसरा, चौथा जब होता है इन्फेक्शन तो गंभीरता की संभावना बढ़ती जाती है, ये बात है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश, कई मामलों में हमने देखा है कि डेंगू के मरीज़ या बहुत सारे डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं। ये कितना घातक है और क्या एंटीबायोटिक डेंगू में काम करते हैं? देखिए, ये जो वायरस है ये एक वायरल डिजीज़ है, वेक्टर बोर्न डिजीज़ है जो कि डेंगू वायरस से होता है। सो एंटी वायरल ड्रग्स अभी तक कोई वर्ड में बना नहीं है कि जो डेंगू के वायरस को नष्ट कर दे या ख़त्म कर दे ब्लड में। ठीक है। सो देयर इज नो रोल ऑफ एनी एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक हैं वो सिर्फ बैक्टीरियाज के अगेंस्ट में यूज होते हैं। सो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का कोई रोल नहीं है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ऐसी कोई जो दवा है वो नहीं बनी है कि जो उसके वायरस को नष्ट कर दे। जैसा कि मैंने कहा, इसमें स्टीरॉयड का भी रोल बहुत लिमिटेड है। स्टीरॉयड हम तब देते हैं तब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और हमें लगता है कि अब पेशेंट्स को मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, उसमें कुछ कंडीशंस में हम स्टीरॉयड देते हैं। स्टीरॉयड बहुत लिमिटेड रोल होता है स्टीरॉयड का। स्टीरॉयड का यदि हम ओवर यूज करें तो उससे नुकसान भी हो सकता है। स्टीरॉयड डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं है। एंटीबायोटिक डेंगू के लिए नहीं यूज करना चाहिए। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो अपने आप रिकवर होते हैं। जो प्लेटलेट की संख्या है, बोन मैरो में जो बनता है प्लेटलेट, वो नेचुरल रिकवरी होती है। और हमने देखा कि पेशेंट्स 95% पेशेंट्स कुदरती अपने आप रिकवर होते हैं। 2 से 4% पेशेंट वो होते हैं जिनको कि हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता है। 1% से कम पेशेंट्स होते हैं। 100 में से सिर्फ 1% पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। और प्लेटलेट हमें तभी देना चाहिए जब प्लेटलेट की संख्या 20,000 से कम हो या पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर कम हो, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो या कहीं से ब्लीडिंग हो या बहुत ज़्यादा उसको जो अलार्मिंग सिम्टम्स हैं वो। बिल्कुल, कई बार तो मैंने ये भी सुना है कि एंटीबायोटिक देने से भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्लेटलेट कई कारणों से कम हो सकती है। यदि हम एंटी प्लेटलेट्स ड्रग देते हैं, जैसे इकोस्पोरिन दे दिया किसी ने, या किसी ने ब्रूफेन दे दिया, या किसी ने एंटीबायोटिक भी दे दिया, तो वो भी प्लेटलेट की जो
न केवल संख्या को प्रभावित करता है बल्कि उनकी जो बिल्कुल गुणवत्ता है, डू एंड डोंट्स जानना बहुत ज़रूरी है और एक एक्सपर्ट के अंडर में ही इलाज कराना ज़रूरी है, क्योंकि कई मामलों में आपका इलाज कितना सही चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, सही समय और सही इलाज। चूँकि वक्त भी कम है, डॉक्टर अनिल मैं आपके पास आना चाहूँगी। हम डू एंड डोंट्स की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इसमें कौन से ऐसे डोंट्स हैं, क्योंकि डूज तो लोग बहुत ज़्यादा ओवर करते हैं, कौन से ऐसे डोंट्स हैं जो हमें कतई नहीं करने हैं? सब में बड़ा डोंट ये है कि डोंट कोई भी दवाई इंजेक्शन मत लीजिए बिना डॉक्टर की सलाह से, सिवाय पैरासीटामोल के। वो भी 4 ग्राम प्रतिदिन से ज्यादा उसकी डोज नहीं होनी चाहिए एक बड़े व्यक्ति के लिए। दूसरा डोंट है प्लेटलेट्स के पीछे मत भागिए। प्लेटलेट की कमी से बहुत बहुत कम संभावना है कि कोई मरे। जो मौत होती है डेंगू में वो प्लेटलेट की कमी से नहीं होती है, ज्यादातर मौत होती है शॉक से। यानी जो नसों में जो खून बह रहा है उसका पानी अंदर से बाहर आ जाता है, तो अंदर का ब्लड प्रेशर कम होता है। तो उसका आंसर हम ये सलाइन इन्फ्यूजन इंट्रावीनस देते हैं। ये 2 मेन हैं। प्लेटलेट्स के पीछे मत भागिए, उसके होड़ में मत पड़िए, कोई खतरा नहीं होता है उससे। डॉक्टर आपको सलाह देगा, जैसे अभी बताया 20 या 10,000 तक अगर ब्लीडिंग कहीं नहीं हो रही है तो कोई खतरा नहीं है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर आपको देगा, वो भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। और ये 2 मेन चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान और जब तीसरा ये है कि जब बुखार ठीक हो जाए तो अगले 2 दिन तक सतर्कता बनाए रखिए। कोई भी चक्कर आए खड़े होने से या कोई ठीक नहीं लगे तो डॉक्टर मतलब कुल मिला के वो पीरियड जो है वो ऑब्जर्वेशन पीरियड है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आखिरी सवाल, चूँकि वक्त बहुत कम है, डॉक्टर सुरेश आपसे बहुत सारे मतलब मैं इसको ऐसे जानना चाहूँगी, मिथ वर्सेस रियलिटी। बहुत सारे चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कि क्या नाम है, पपीते के पत्ते को का रस पी लेना, बकरी का दूध पी लेना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में उपलब्ध हैं कि जो एकदम से आपके प्लेटलेट्स को बढ़ा देंगी। बहुत सारे से फलों को लेकर दावा किया जाता है जिसमें कीवी भी है, नारियल का पानी भी है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इन्हांस करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को ज़रूरी है। पर क्या वाकई में ये डेंगू पे काम करती हैं? खासकर बकरी के दूध की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे किसी एक्सपर्ट से ये भी पता चला है कि ये फ़ायदे की जगह नुकसान भी करता है। हाँ, निश्चित रूप से। हमने 4 साल पहले एक स्टडी किया था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, और हमने 100 से ज़्यादा पेशेंट्स का डाटा हमने एनालाइज किया कि 100 पेशेंट्स को हमने कहा कि भाई आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, जिसमें कि काऊ मिल्क है, बकरी का दूध है, पपीता है, ये सारे लोग, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और जो फल आप बता रहे हैं, कि हमने पूछा कि आपने क्या क्या नुस्खे अपनाए या क्या क्या आपने कंजप्शन किया। और दूसरे ग्रुप में हमने रखा है कि जिसने कुछ नहीं लिया, जिसको हम खाली सलाइन नहीं दे रहे थे, हमने देखा है कि आउटकम सेम है। यानी कि साइंटिफिक वैज्ञानिक की भाषा में हम यदि देखें तो इन सब का बोन मैरो पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। 4 से 7 दिन बाद उसकी जो तीव्रता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और 4 से 10 दिन में ये जो वायरस है बॉडी से क्लियर हो जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में 1% को छोड़ के 99% में ठीक हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उसमें जो ये वायरस है ये स्वतः ही ठीक हो जाता है। इस तरह का जो स्टडी है, वैज्ञानिक रूप से इसके कोई प्रमाण नहीं है कि ये पर्टिकुलर फूड या पर्टिकुलर आपका जो पपीता का पत्ता है, इस तरह के जो आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे मतलब इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। डॉक्टर अनिल, बस लास्ट में आपका कमेंट, क्योंकि अब इसके बाद हमें वाइंड अप करना है, समय की कमी। डेंगू का है कोई नहीं इलाज, मच्छर को रखिए अपने से दूर, यही है इसका बचाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये समझा जा सकता है कि डेंगू जो है वो घातक बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जानकारी ही बचाव है, और जानकारी के साथ साथ जो बचाव है, जो एहतियात है, और सही समय पर सही इलाज, और ये मिथ जो है और जो रियलिटी है, उसे आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों का जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको आज बताई हैं, अपना ख्याल रखिए। डेंगू का सीज़न चल रहा है, लेकिन यकीन मानिए आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। और डेंगू के वायरस पनपे ही ना, यानी कि जो कारण है, मूल है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, उस पर काम कीजिए। रहिए स्वस्थ, अपना ख्याल रखिए, सनसद टीवी देखते रहिए। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, आप देखते रहिए सनसद टीवी। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।